हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए 14वां मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वह 13 मॉडल पेपर आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। परीक्षा पैटर्न पर आधारित है जो कि कुल आपका मॉडल पेपर होने वाला है। इसमें दोस्तों 80 नंबर के आपके कुल राजस्थान जीके और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं और दोस्तों 40 नंबर के आपके पार्ट बी यानी नगर पालिका अधिनियम से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि अगर आपके अंदर भी कुछ करने की चाहत है तो दुनिया में आपके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। कई सारे लोग भी आपको बोलेंगे दोस्तों कि तुझसे कुछ नहीं होगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। और कई सारे लोग ऐसे भी होंगे दोस्तों जो आपके माँ बाप से कहेंगे दोस्तों कि तेरा बेटा या तेरी बेटी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों उन्हें आप जवाब दोस्तों बोल कर मत देना। दोस्तों आपकी दोस्तों ये सफलता है ना दोस्तों, ये है जो कि चिल्ला चिल्ला कर उन्हें जवाब देने वाली है। और मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपका, फटाफट से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि घेवरिया चांदपुरा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। घेवरिया चांदपुरा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? याद करो दोस्तों, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। किस खनिज के लिए है? घिया पत्थर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी छापना क्या? ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नवीनतम तांबा पट्टी यानी नीम का थाना क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नीम का थाना, नवीनतम तांबा पट्टी नीम का थाना किन जिलों में स्थित है? याद करो दोस्तों, नीम का थाना दोस्तों सीकर में है और कुछ भाग है जो कि झुंझुनू में भी आ जाता है। तो नवीनतम तांबा पट्टी नीम का थाना है जो कि झुंझुनू और सीकर जिलों के पास है। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज पत्थर कौन सा है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज पत्थर कौन सा है? याद करो दोस्तों, कौन सा है? जल्दी से बताइए कौन सा है दोस्तों? संगमरमर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी छापना क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कमली ताल गैस प्राप्ति स्थल किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो दोस्तों। कमली ताल गैस प्राप्ति स्थल किस जिले में स्थित है? अगर दोस्तों आपसे पूछे कि कमली इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध दोस्तों आपसे पूछे तो नाथद्वार राजसमंद से है। लेकिन दोस्तों आपकी कमली ताल गैस प्राप्ति स्थल से संबंधित है, क्योंकि ये दोस्तों एक नाम ही ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो कमली ताल गैस प्राप्ति स्थल किस जिले में है दोस्तों? जैसलमेर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा से पहले दोस्तों, एक दिन पहले आपके दोस्तों जितने भी ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए है जो कि आपके एक क्लास ज़रूर लाएंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि फ्लोराइड उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण एशिया महाद्वीप में प्रसिद्धि पाने वाला जिला कौन सा है? याद करो दोस्तों, फ्लोराइड उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण एशिया महाद्वीप में प्रसिद्धि पाने वाला जिला बताना है। याद करो दोस्तों, कौन सा जिला है फ्लोराइड उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण एशिया महाद्वीप में प्रसिद्धि पाने वाला जिला? कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर जिला। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की आर्थिक सहायता से कब स्थापित की गई? याद करो दोस्तों, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई? याद करो दोस्तों, कब स्थापित की गई? 1958 को। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम
सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम का संबंध किस जिले से है? जल्दी से बताइए दोस्तों। देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है दोस्तों? जल्दी से बताइए। उदयपुर जिले से, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों। कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? याद करो दोस्तों, कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया है? भीलवाड़ा में। कहाँ बनाया? भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी छापना है क्या? ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि छापरवाड़ा झील राज्य के किस जिले में स्थित है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। छापरवाड़ा झील और राज्य के किस जिले में स्थित है? किस जिले में है, याद है आपको? जल्दी से बताइए। जयपुर में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो किस झील से जोड़ा गया है दोस्तों? जल्दी से बताइए। फतेह सागर झील से, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी छापना क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका कि घोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। घोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? याद है आपको? घोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? याद करो दोस्तों। चित्तौड़ से, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सारणेश्वर प्रशस्ति का संबंध कहाँ से है दोस्तों? जल्दी से बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सारणेश्वर प्रशस्ति का संबंध किससे है? याद करो दोस्तों, किससे है? मेवाड़ से, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किस में है जो कि प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? याद है आपको? याद करो दोस्तों। चिकली ग्राम, चिकली ताम्रपत्र, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि कैलाश सांखला द्वारा निर्मित कराया गया प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा इजी भी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। कैलाश सांखला द्वारा निर्मित कराया गया प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? याद करो दोस्तों, कहाँ पर है? जयपुर में, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि लूणो शाही की प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। लूणो शाही की प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? याद है आपको? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। लूणो शाही की प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? याद करो दोस्तों, कहाँ पर है? दिलवाड़ा माउंट आबू में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष अन्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष अन्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से दोस्तों? लोथल से, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों आपका कि 1977-78 ईस्वी में ताम्रपत्र सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिलने नहीं दोस्तों, कहाँ से मिले हैं? जल्दी से बताइए। 1977-78 में ताम्रकालीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं दोस्तों? याद करो दोस्तों, कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले दोस्तों? गणेशर से, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना क्या? ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम
करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि मालदेव ने नागौर के दौलत खान को 1553 नहीं दोस्तों 1533 क्या 1533 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया? जल्दी से बताइए दोस्तों। मालदेव ने नागौर के दौलत खान को 1533 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया? याद है आपको? कौन सा युद्ध था दोस्तों? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा युद्ध था? जल्दी से बताइए। हीराबाड़ी का युद्ध, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जसवंत सिंह ने काबुल से अनार के बीज लाकर जोधपुर के कौन से उद्यान में लगवाए? याद करो दोस्तों, जसवंत सिंह ने काबुल से अनार के बीज लाकर जोधपुर के कौन से उद्यान में लगवाए? याद है आपको? जल्दी से बताइए कौन से उद्यान में लगवाए? कागा उद्यान में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों। याद करो दोस्तों, किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कुंभा के समय प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध, याद है आपको दोस्तों? जल्दी से बताइए। सारंगपुर का युद्ध याद करो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेवाड़ के इतिहास में। याद करो दोस्तों, कुंभा के समय प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? जल्दी से बताइए, कब हुआ था? जल्दी से बताइए दोस्तों। 1437 को, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपकी 1 घंटे की कुल क्लास होने वाली है और इस समय की पूर्ति दोस्तों, जो समय दोस्तों आप इस क्लास को दे रहे हो, इस समय की पूर्ति है जो कि आपकी परीक्षा हॉल में होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राज सिंह ने किसके माध्यम से मुगलों से किसके माध्यम से मुगलों से पुनः संधि की? याद करो दोस्तों, राज सिंह ने किसके माध्यम से है जो कि मुगलों से पुनः संधि की? याद करो दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। राज सिंह ने किसके माध्यम से, यहाँ पर आप करना मुगलों से पुनः संधि कर ली। याद करो दोस्तों, राज सिंह ने किसके माध्यम से मुगलों से पुनः संधि की? याद है आपको? जल्दी से बताइए, किसके माध्यम से की थी? मधुसूदन भट्ट के माध्यम से, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान का पहला शासक कौन था जिसने है जो कि स्वयं को दिल्ली के शासकों के समक्ष घोषित किया? याद करो दोस्तों, राजस्थान का पहला शासक कौन था जिसने है जो कि स्वयं को दिल्ली के शासकों के समक्ष घोषित किया? याद करो दोस्तों, कौन सा? याद है आपको? राजस्थान का पहला शासक जिसने स्वयं को दिल्ली के शासकों के समक्ष घोषित किया, महाराणा कुंभा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई थी? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो। मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई थी? याद करो दोस्तों, कब हुई थी? जल्दी से बताइए। मुगल मेवाड़ की संधि दोस्तों याद करो दोस्तों, कब हुई थी? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मुगल मेवाड़ की संधि याद करो दोस्तों, 5 फरवरी 1615 को, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रताप ने हरिहर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? याद करो दोस्तों, प्रताप ने हरिहर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? याद करो दोस्तों जल्दी से, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। प्रताप ने हरिहर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? याद करो दोस्तों, कहाँ पर करवाया था? बदरायण में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना क्या? ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? किस उनको ध्यान से पढ़ो। राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसने किया था? याद करो दोस्तों, सवाई जयसिंह ने, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना क्या? ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि पृथ्वीराज के पुत्र सांगानेर कस्बा बसाया, तो सांगानेर का प्राचीन नाम क्या था? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। पृथ्वीराज के पुत्र सांगाने है जो कि सांगानेर कस्बा बसाया, और सांगानेर का प्राचीन नाम क्या था? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए, सांगानेर का प्राचीन नाम क्या था? क्या था दोस्तों? मोजमाबाद था, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना, क्या ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दुल्हे राय ने किस स्थान पर जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, दुल्हे राय ने किस स्थान पर जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? याद है आपको? याद करो दोस्तों, दुल्हे राय ने जमुआ रामगढ़, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए छापना, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दुल्हे राय ने जमुआ रामगढ़ में है जो कि जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सवाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर सर्वप्रथम जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था? इसमें है जो कि जिसने भी दोस्तों आमेर का कछुआ वंश पूरे निचोड़ के साथ पढ़ा है, पूरा ध्यान से पढ़ा है दोस्तों, वही इसका आंसर बता सकता है। जल्दी से बताइए, सवाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर सर्वप्रथम जंतर मंत्र का निर्माण करवाया गया था? अगर दोस्तों आपसे पूछे कि सवाई जयसिंह द्वारा सबसे बड़ी वेधशाला, जो 5 वेधशाला थी दोस्तों, उसमें है जो कि सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में, लेकिन दोस्तों सर्वप्रथम है जो कि जंतर मंत्र का निर्माण कहाँ करवाया था? याद करो दोस्तों, दिल्ली में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों आपका कि आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद करो दोस्तों, आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि माता के मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसने करवाया था? याद करो दोस्तों, किसने करवाया था? कनकावती ने, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? याद करो दोस्तों, हमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर दुर्ग में करवाया था? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, कितने खंभों की छतरी थी? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, 32 खंभों की, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1960 में चौहान शाखा, कौन सी शाखा दोस्तों? यह शाखा है जो कि टेक्निकल टीम ने मिसप्रिंट कर दिया है। चौहान की है जो कि नाड़ोल शाखा की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर दोस्तों नोट करना कि 1960 में चौहान चौहान की नाड़ोल शाखा, क्या चौहान की दोस्तों नाड़ोल शाखा की स्थापना दोस्तों किसने की थी? जल्दी से बताइए, याद है आपको किसने की थी दोस्तों? लक्ष्मण चौहान ने, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए छापना। 1960 में चौहान की नाड़ोल शाखा की स्थापना है जो कि लक्ष्मण चौहान ने की थी। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बूंदी के किस शासक को श्री जी के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, बूंदी के किस शासक को है जो कि श्री जी के नाम से जाना जाता है? याद है आपको? जल्दी से बताइए, बूंदी के किस शासक को श्री जी के नाम से जाना जाता है? याद करो दोस्तों, किसे? उम्मेद सिंह को, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना, क्या ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि रणथंबोर के हमीर चौहान के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिल्जी सेना का नेतृत्व किया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, रणथंबोर के हमीर चौहान के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिल्जी सेना का नेतृत्व किया था? किसने किया था दोस्तों? जल्दी से बताइए। उल्गू खान, नुसरत खान, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि चंपादे जो उच्च कोटि की कवित्री थी, याद है आपको? जैसलमेर का भाटी वंश आपने पढ़ा है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों, चंपादे जो उच्च कोटि की कवित्री थी किसकी पुत्री थी? जल्दी से बताइए, चंपादे जो उच्च कोटि की कवित्री थी किसकी पुत्री थी? याद है आपको? किसकी थी? महारावल
हर राज्य की, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ। किसके समय हुआ, याद है आपको? वत्सराज के समय, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यह रहा आपका कि किस पुराण में प्रतिहार वंशीय राजपूतों को गुर्जर कहा गया है। जल्दी से बताइए दोस्तों, किस पुराण में राजपूतों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया दोस्तों? किस पुराण में कहा गया, याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस पुराण में कहा गया है? स्कंद पुराण, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना, क्या ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जहांगीर के काल का एशिया का प्रसिद्ध नील बाजार कहाँ था। जल्दी से बताइए दोस्तों, जहांगीर के काल का एशिया का प्रसिद्ध नील बाजार कहाँ का था दोस्तों? जल्दी से बताइए, बिल्कुल फटाफट बताना है आपको इसके आंसर। बड़े सिंपल से सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। जहांगीर के काल में एशिया का प्रसिद्ध नील बाजार कहाँ था दोस्तों? कहाँ था, याद है आपको? भरतपुर में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि करौली के यादव राजवंश के संस्थापक कौन थे। जल्दी से बताइए दोस्तों, करौली के यादव राजवंश के संस्थापक याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, करौली के यादव राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? विजयपाल, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि मूणोत्तरण्यसी को राजपूताने का अबुल फजल किसने बताया। जल्दी से बताइए दोस्तों, मूणोत्तरण्यसी को राजपूताने का अबुल फजल किसने बताया था, याद है आपको? जल्दी से बताइए, मूणोत्तरण्यसी को राजपूताने का अबुल फजल किसने बताया है? किसने बताया, जल्दी से बताइए। मुंशी देवी प्रसाद ने, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि गरासिया पुरुष भाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। गरासिया पुरुष भाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं, याद करो दोस्तों, कहाँ पहनते हैं? गरासिया पुरुष भाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? कहाँ पहनते हैं दोस्तों? हाथों में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि मुर्की, मेखला, मैमद, लटकन और सरको ये क्या है दोस्तों? ये एक आभूषण है या दोस्तों कोई लोकगीत है या कोई लोक नृत्य है या इनमें से कोई नहीं? क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। मुर्की, मेखला, मैमद, लटकन और सरको क्या है दोस्तों? ये एक आभूषण विशेष है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि ढोला मारू, बिलाबिल रागिनी, सूर सागर, रसिक प्रिया इत्यादि चित्र किस शैली से संबंधित है। जल्दी से बताइए, ढोला मारू, बिलाबिल रागिनी, सूर सागर, रसिक प्रिया इत्यादि चित्र किस शैली से संबंधित है? याद करो दोस्तों, किस शैली से संबंधित है, जल्दी से बताइए। जोधपुर शैली से, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि प्राकृतिक रंगों जैसे हिरमच, गेरू, कालसू, सफ़ेदा, पेवड़ी आदि का प्रयोग किस शैली में बहुलता से हुआ है? याद करो दोस्तों, प्राकृतिक रंगों जैसे हिरमच, गेरू, कालसू, सफ़ेदा, पेवड़ी आदि का प्रयोग किस शैली में बहुलता से हुआ, याद है आपको? किस शैली में हुआ, जल्दी से बताइए। किस शैली में? आमिर शैली में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि झाला हवेली किस चित्रकला शैली को प्रदर्शित करती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, झाला हवेली किस चित्रकला शैली को प्रदर्शित करती है, याद है आपको? जल्दी से बताइए, झाला हवेली किस चित्रकला शैली को प्रदर्शित करती है?
और याद करो दोस्तों कोटा शैली को। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी छाप, ऑप्शन नंबर बी छापना, क्या ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज व सतारा देवी किस नृत्य के कलाकार हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज व सतारा देवी किस नृत्य शैली के, किस नृत्य के है जो कि कलाकार हैं? जल्दी से बताइए, प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज व सतारा देवी किस नृत्य के कलाकार है? किस नृत्य के याद है आपको? कथक नृत्य के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना, क्या ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? क्वेश्चन किस प्रकार घुमाकर पूछ रहा है दोस्तों, देखिए राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा पूछ रहा है, कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बताइए। याद है आपको? ख्याल है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आटिया नामक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं कहाँ पर किया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, आटिया नामक नृत्य जिसमें है जो कि स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं कहाँ पर किया जाता है? जल्दी से बताइए कहाँ पर किया जाता है, याद है आपको? बांसवाड़ा में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? याद है आपको? बड़ा सा सिंपल सवाल है दोस्तों, दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? निमाड़ी को। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में बढ़ता है? अगर दोस्तों आपसे पूछे कि सीता माता का मेला किस जिले में बढ़ता है तो दोस्तों प्रतापगढ़ में, लेकिन दोस्तों सीताबाड़ी का मेला आपसे पूछ रहा है तो बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला है जो कि कहाँ पड़ता है? बारह में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, क्या ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पूछ रहा है, ना कि राजस्थानी साहित्य अकादमी। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ पर है तो उदयपुर छापना। और दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, यहीं से तो दोस्तों हम कन्फ्यूज होते हैं ना। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी दोस्तों बीकानेर में है, ऑप्शन नंबर डी छापना। लेकिन दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान साहित्य अकादमी तो है जो कि उदयपुर, इसका करेक्ट होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद कौन सा है? जल्दी से बताइए कौन सा है? राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद याद है आपको? जल्दी से बताइए कौन सा है? झमाल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए यहीं से तो दोस्तों हम कंफ्यूज होते हैं ना, क्वेश्चन को दोस्तों एक एक वर्ण को है जो कि एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो। झमाल है, झुमाल है, कमाल है दोस्तों, यहीं से तो है कि हम कंफ्यूज होते हैं। और परीक्षा से पहले दोस्तों आपके लिए ज़रूर है जो कि एक कन्फ्यूज़न वाली क्लास लाएंगे ना, जिसमें है जो कि आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, उसकी है जो कि क्लास लाएंगे उन क्वेश्चनों की, और वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केसर विलास के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए, केसर विलास के रचनाकार, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आया है दोस्तों राजस्थान साहित्य से। केसर विलास के रचनाकार कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइए कौन है? कौन है दोस्तों? पग फेरो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि किस देवी के मूर्ति के ऊपरी हिस्सों पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं? किस देवी की मूर्ति के ऊपर है? जल्दी से बताइए। शिला देवी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन थी। याद करो दोस्तों, कुल देवता तो कौन थे, एकलिंग जी। लेकिन दोस्तों मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुल देवी पूछ रहा है, कौन थे दोस्तों कुल देवी। याद है आपको, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बाण माता। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संत मावजी की वाणी क्या कहलाती है। जल्दी से बताइए दोस्तों, संत मावजी की वाणी क्या कहलाती है, वाणी या उपदेश। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या कहलाती है। चौपड़ा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना। क्या ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है। याद है आपको, किस ग्रंथ में है दोस्तों, जल्दी से बताइए। शंभुदड़ा में। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजा कीर्त सिंह द्वारा बनाई गई अष्ट धातु की विशाल हुनकार तोप किस दुर्ग में स्थित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, राजा कीर्त सिंह द्वारा बनाई गई अष्ट धातु की विशाल हुनकार तोप किस दुर्ग में स्थित है। जल्दी से बताइए किस दुर्ग में है। शेरगढ़ दुर्ग में। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि जैसलमेर का किला किस श्रेणी का दुर्ग है। जल्दी से बताइए, जैसलमेर का जो किला है वो किस श्रेणी का है। याद है आपको, धानमन दुर्ग। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी छापना। ऑप्शन नंबर, बड़े सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका, आपके जो शेखावटी क्षेत्र है उन शेखावटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 में किसने किया था। जल्दी से बताइए दोस्तों, शेखावटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 में किसने किया। याद करो दोस्तों, किसने किया था। याद है आपको, जल्दी से बताइए किसने किया था। किसने किया था, W.N. नॉर्डन ने। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी छापना। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान लोक सेवा आयोग गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था। याद करो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। राजस्थान लोक सेवा आयोग गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2011 बिल्कुल गलत है। 14 नवंबर 2011 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। याद करो दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई। याद है आपको, कहाँ पर की गई थी। जल्दी से बताइए दोस्तों, कहाँ पर की। उदयपुर में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, अगला है दोस्तों आपका कि पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। हर मॉडल पेपर की तरह ये है जो कि आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि पंचायती राज का सर्वोच्च निकाय। बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए, पंचायती राज का सर्वोच्च निकाय कौन सा है। याद है आपको, जल्दी से बताइए कौन सा निकाय है। जिला परिषद। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। जितने भी दोस्तों आपके सिलेबस में राजस्थान जीके से संबंधित टॉपिक है उनसे है जो कि हमने मॉडल पेपरों में क्वेश्चन उठाए हैं और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। याद करो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। याद है आपको, जल्दी से बताइए, अनुच्छेद कौन सा। अनुच्छेद 155। बिल्कुल, बड़ा सिंपल सवाल है, अनुच्छेद 155 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है क्या, मनोनीत या फिर निर्वाचित या नियुक्त या इनमें से नहीं।
जल्दी से बताइए दोस्तों। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री क्या किया जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। नियुक्त। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया? याद है आपको? जल्दी से बताइए किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया? किस मुख्यमंत्री ने? मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी छापना। और कब किया गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को कब समाप्त किया? जल्दी से बताइए। 1962। बिल्कुल अप्रैल 1962 में। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और कब किया गया? अप्रैल 1962 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? याद करो दोस्तों, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? याद है आपको? याद करो दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? हरीश चंद्र माथुर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि संकट काल में राज्य प्रशासन निम्नलिखित में से किसके अधीन होता है? बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। संकट काल में राज्य प्रशासन निम्नलिखित में से किसके अधीन होता है? किसके अधीन होता है? केंद्रीय प्रशासन के अधीन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना। क्या? ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ हुई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों। वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ हुई थी? याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, कहाँ पर हुई थी? जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? याद करो दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया है। जल्दी से बताइए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? जल्दी से बताइए। कितनी है जो कि आपकी करंट अफेयर्स पे पकड़ है, अब पता चल जाएगा। जल्दी से बताइए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? बिल्कुल श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी छापना। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है दोस्तों आपका कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए वन टाइम है जो कि रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी रखी है? याद करो दोस्तों, राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए वन टाइम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी रखी है? याद है आपको? कितनी रखी है दोस्तों? जल्दी से बताइए। 600 से 500 रुपये। बिल्कुल 600 रुपये या फिर 600 या फिर 400। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से किसे है जो कि मारवाड़ का सर्वोच्च कौन सा राव सिंहा सम्मान प्रदान किया गया? जल्दी से बताइए। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से किसे है जो कि मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? जल्दी से बताइए, किसे प्रदान किया गया है? अश्विनी वैष्णव को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ बनाई गई है? जल्दी से बताइए दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ बनाई गई है? कहाँ बनाई है दोस्तों? आमेर, जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना। क्या? ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से किसे है जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइए। केंद्रीय विज्ञान
प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से किसे आयुर्वेद के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों, जल्दी से बताइए। विष्णु कुमार शर्मा को, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी छापना है क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान सरकार जनजातीय क्षेत्र ये विकास विभाग के कितने छात्रावास शुरू करने जा रहा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान सरकार जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग कितने हैं जो कि छात्रावास शुरू करने जा रहा है? कितने छात्रावास, जल्दी से बताइए। कुल है जो कि 8 छात्रावास, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में सफारी के लिए है जो कि केंद्रीय जू अथॉरिटी ने अनुमति दी है? याद करो दोस्तों, हाल ही में राजस्थान की किस बायोलॉजिकल पार्क में किस बायोलॉजिकल पार्क में है जो कि सफारी के लिए केंद्रीय जू अथॉरिटी ने अनुमति दी है? किसने दी है, याद है आपको? सज्जनगढ़, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। सज्जनगढ़ याद करो दोस्तों, राज्य का सबसे छोटा क्या है, जल्दी से बताइए। छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। और दोस्तों नाहरगढ़ आपका जयपुर में है और माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है। और दोस्तों आपका अबेड़ा है जो कि कोटा में है। इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे का चौथा स्टेशन है जिसे है जो कि ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया है, कौन सा, याद करो दोस्तों। किसे प्रदान किया है, किसे प्रदान किया गया है दोस्तों, जल्दी से बताइए। गांधीनगर रेलवे स्टेशन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। और दोस्तों ये है जो कि चौथा रेलवे स्टेशन है जिसे है जो कि ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया है। कौन सा है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखेंगे? जल्दी से बताइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखेंगे? अगर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान होता तो आप राजस्थान ही करते हैं ना, तुक्का मत लगाया करो दोस्तों। मतलब आप राजस्थान से हो तो राजस्थान ही इसका एकदम करेक्ट होगा, है ना, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये है जो कि केरल में इसकी आधारशिला रखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें है जो कि टाटा पावर के नए संयंत्र डायरेक्टर बनाया गया है, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। एक है जो कि आपका जीके से संबंधित क्वेश्चन था और एक है जो कि करंट अफेयर से संबंधित। इन दोनों का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। चलिए अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर। तो पार्ट बी में प्रश्न ये रहा आपका कि धारा 273 का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए दोस्तों, धारा 273 का संबंध किससे है, याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, धारा 273 का संबंध किससे है? याद करो दोस्तों, किससे है? वर्षा जल के लिए, और वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप से, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान में राइट टू रिकॉल कब आया? जल्दी से बताइए दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान में राइट टू रिकॉल कब आया, याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, कब आया था? 2011 को, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी छापना क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि किस भारतीय दंड संहिता के तहत वार्ड समिति के सदस्य लोक सेवक समझे जाते हैं? जल्दी से बताइए। आज है जो कि आपकी क्लास फटाफट होने वाली है दोस्तों, 1 घंटे में है जो कि आपकी कल क्लास होने वाली है। जल्दी से बताइए, किस भारतीय दंड संहिता के तहत वार्ड समिति के सदस्य लोक सेवक समझे जाते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। 1960, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना। भारतीय दंड संहिता 1960, 1860, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि धारा 306 के तहत कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और जल्दी से आंसर बताना कि धारा 306 के तहत कौन सा कथन असत्य है। याद करो दोस्तों, असत्य कथन बताना है। नगर पालिका निधि का प्रयोग नगर पालिका की ओर से दायर वाद में नहीं किया जा सकता है, या फिर दोस्तों नगर पालिका द्वारा यह है जो कि उसके विरुद्ध दायर वाद में निर्धारित धनराशि के तहत समझौता कर सकती है, या फिर है जो कि अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के किए हुए नुकसान के लिए नगर पालिका निधि से धन दिया जाएगा। तो असत्य कथन बताना है कौन सा है। याद करो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए छापना। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि धारा 283 के संदर्भ में नगर पालिका कितने माह पूर्व नोटिस देकर लाइसेंस वापस ले सकती है। जल्दी से बताइए दोस्तों, धारा 283 के संदर्भ में नगर पालिका कितने माह पूर्व नोटिस देकर है जो कि लाइसेंस वापस ले सकती है। कितने माह पूर्व दोस्तों, याद है आपको? 1 माह पूर्व। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आपका कि नगर पालिका का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नगर पालिका का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है। याद करो दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राज्य सरकार द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड अनिवार्य है। जल्दी से बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड अनिवार्य है। अनिवार्य कार्ड कौन सा है दोस्तों, याद है आपको? कौन सा कार्ड अनिवार्य है? स्ट्रीट वेंडर कार्ड। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि बजट अनुदान परिवर्तन करने से पूर्व नगर पालिका को किस समिति की अनुमति आवश्यक है। याद करो दोस्तों, किस समिति की अनुमति आवश्यक है, याद है आपको? जल्दी से बताइए, किस समिति की अनुमति आवश्यक है। जल्दी से बताइए दोस्तों, किस समिति की अनुमति आवश्यक है, जल्दी से बताइए। याद करो दोस्तों, बजट अनुदान परिवर्तन करने से पूर्व नगर पालिका को किस समिति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। किसकी आवश्यक है? वित्त समिति। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, निम्न में से असंगत की पहचान करनी है। जल्दी से बताइए, असंगत की पहचान करनी है। याद करो दोस्तों, धारा 85 नगर पालिका निधि का उपयोग होता है, और दोस्तों धारा 86 में अधिशेष धन का विधिदान, और धारा 87 में नगर पालिका बजट का प्रांकलन तैयार करना, और दोस्तों धारा 90 में बजट अनुदान को परिवर्तन करने की शक्ति। तो कौन सा असंगत है, याद करो दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, अगला है दोस्तों आपका कि 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य का आरक्षण प्रावधान करता है दोस्तों। याद करो दोस्तों, किसके लिए है? जो कि अनुसूचित जातियों के लिए, या फिर है जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए, या महिलाओं के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार उपभोक्ता प्रभार निम्न में से किसके लिए किए जाएंगे। याद करो दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार उपभोक्ता प्रभार निम्न में से किसके लिए जाएंगे दोस्तों। किसके लिए? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, सार्वजनिक मार्ग पर मलबा डालने से, और यानों की पार्किंग। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी छापना क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यह रहा आपका, अगला है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम धारा 165 के योजना परिवर्तन के कितने समय के अंदर पुनरीक्षण किया जा सकता है। कितने समय के अंदर किया जा सकता है पुनरीक्षण, जल्दी से बताइए।
कितने समय केंद्र याद है आपको? 10 वर्ष। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है आपका कि नगर पालिका की प्रतिवर्ष न्यूनतम बैठक कितनी होती है दोस्तों? जल्दी से बताइए। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों। राजस्थान नगर पालिका की प्रतिवर्ष न्यूनतम बैठक कितनी होती है? याद करो दोस्तों, कितनी होती है? 6 बैठक होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला है आपका कि कोई अपराधिकृत रूप से विकास क्षेत्र में अपराधिकृत रूप से विकास क्षेत्र में विकास करता है तो है जो कि भूमि का उपयोग परिवर्तन करता है तो 2 शुद्धि पर जुर्माना कितना होता है? याद करो दोस्तों, 2 शुद्धि पर है जो कि जुर्माना कितना होगा? याद है आपको? जल्दी से बताइए कितना होगा? 5,000 रुपये। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि नगर पालिका बजट के संबंध में सही कथनों का दोस्तों चयन करना है आपको। जल्दी से चयन कीजिए सही कथन का कि 15 जनवरी से पूर्व 15 जनवरी से पहले बजट है जो कि तैयार करेगा, बजट तैयार किया जाएगा और 31 जनवरी से पहले है जो कि नगर पालिका में प्रस्तुत किया जाएगा और दोस्तों 15 फरवरी से पहले है जो कि नगर पालिका द्वारा बजट पारित किया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? याद करो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि किन विशेष मामलों में कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किया जाएगा? याद करो दोस्तों, किन विशेष मामलों में कुर्क की गई संपत्ति का है जो कि विक्रय किया जाएगा? किन मामलों में याद है आपको? कौन से मामले? याद करो दोस्तों, जल्दी से याद करो दोस्तों। बिल्कुल, एक तो हो गया आपका अविग्रहित प्राणी आरंभ क्षयशील हो और दोस्तों ऐसी संपत्ति जो अभिरक्षा में रखने का वह अधिक हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कोई सार्वजनिक भूमि से रेत मिट्टी या अन्य सामग्री को हटाता है तो जुर्माना कितना होगा? याद करो दोस्तों, कितना जुर्माना होगा? याद है आपको? कितना होगा? बिल्कुल, जुर्माना है जो कि 30 से 50,000 रुपये और सज़ा होगी 2 से 6 माह। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कर को स्थगित करने और समाप्त करने की शक्ति नगर पालिका की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? याद करो दोस्तों, कर को स्थगित और समाप्त करने की शक्ति करने की है जो कि नगर पालिका की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? याद है आपको? जल्दी से बताइए किस धारा में किया गया है? धारा कौन सी? धारा 112। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आपका अगला है आपका कि अगला है दोस्तों आपका कि धारा 304 में नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध बाद के लिए दिए गए नोटिस निम्न में से तथ्य होने चाहिए कौन से? जल्दी से बताइए कौन से तथ्य होने चाहिए? बिल्कुल सही, वाद हेतुक भी और अनुतोष का स्वरूप दावाकृत प्रतिकर की रकम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका सत्य कथन छाटना है दोस्तों, जल्दी से बताइए सत्य कथन दोस्तों कौन सा है? जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र धारा 45 के प्रावधान के तहत जारी होते हैं और दोस्तों ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फीस का प्रावधान धारा 105 में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि हक के प्रत्येक अंतरणों के विषय में सूचना का प्रारूप किन अनुसूची में प्राप्त होगा? जो नगर पालिका के प्रत्येक हक होते हैं दोस्तों उसमें है जो कि समस्त अंतरणों के विषय में सूचना का प्रारूप किन अनुसूची में प्रारूप होगा? किस अनुसूची में? याद है आपको? तृतीय अनुसूची। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है आपका
कि वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश के दौरान यदि महिला कमरे में ऐसे प्रवेश करे तो आशय का नोटिस कितने घंटे का होगा। याद करो दोस्तों, वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश के दौरान बलपूर्वक प्रवेश नहीं दोस्तों, प्रवेश करना ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। बलपूर्वक प्रवेश करने के दौरान यदि महिला कमरे में ऐसे प्रवेश करे तो है जो कि आशय का नोटिस कितने घंटे का होगा दोस्तों, याद करो कितने घंटों का याद है आपको, 3 घंटा का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सामान्यतः चुनाव के शीघ्र बाद आयोजित की जाने वाली राजस्थान नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं। बड़ा इजी सवाल है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ रहा है। सामान्य चुनाव के बाद शीघ्र बाद आयोजित की जाने वाली राजस्थान नगर पालिका के निर्वाचन सदस्यों की बैठक क्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, पहली मीटिंग ही तो कहलाती है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में शिक्षा व संस्कृति में है जो कि क्या शामिल किया गया है। याद करो दोस्तों, क्या शामिल किया गया है, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या शामिल किया गया है। सांस्कृतिक गतिविधियां, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निर्वाचक नामावली तैयार किसके द्वारा की जाती है। बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों, निर्वाचक नामावली किसके द्वारा तैयार की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, जल्दी से बताइए। निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि SC ST व OBC के लाभार्थियों के लिए योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, SC ST व OBC के लाभार्थियों के लिए योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा। जल्दी से बताइए कौन करेगा दोस्तों, सूचना निगम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना, क्या ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हृदय योजना के घटक में कौन कौन से शामिल है। जल्दी से बताइए, हृदय योजना आपने पढ़ी होगी, जल्दी से बताइए हृदय योजना के घटक में शामिल क्या क्या है। विरासत का पुनरुद्धार है, बिल्कुल, ज्ञान प्रबंधन और कौशल विकास भी है, बिल्कुल, और विरासत का दस्तावेजीकरण व मानचित्र भी है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। कौन सा सत्य कथन नहीं है, जल्दी से बताइए। राज्य के सभी परिवारों को रोजगार का आश्वासन, कुल है जो कि 100 दिवसीय रोजगार 1 वर्ष में, या फिर है जो कि राज्य सरकार का वे 800 करोड़ रुपए, या फिर श्रमिकों के खाते में 15 दिन में श्रम भुगतान। कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, कौन सा ऑप्शन नहीं है सत्य, ऑप्शन नंबर ए छापना, क्या ऑप्शन नंबर ए है जो कि सत्य नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है आपका कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के आवास का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के आवास का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। याद करो दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सवाल है, 25 वर्ग मीटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि धारा 103 में वर्णित कर को नगर पालिका स्थगित या समाप्त कर सकती है, और दोस्तों राज्य सरकार है जो कि धारा 102 व 103 में वर्णित कर को स्थगित भी कर सकती है। क्या ये है जो कि ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए, सही है या फिर सही नहीं है, या फिर है जो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए और बी है जो कि दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि शहरी प्रवासियों के लिए कियाफती किराए पर आवास परिसरों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है आपको, जल्दी से कीजिए। इसका उद्देश्य कियाफती किराए के आवास पर परिसरों का निर्माण करना है, और दोस्तों 25 साल बाद है जो कि परिसरों के खुद संचालन करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाएगा। तो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम
करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका कि इंदिरा रसोई योजना में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से बताइए कौन सा कथन सत्य है। राज्य जिला स्तरीय प्रबंधन व मॉनिटरिंग समिति का गठन, और दोस्तों और है जो कि स्थानीय संस्थाओं के चयन में प्राथमिकता, और दोस्तों योजनाओं के स्थायी एजेंडा का माध्यम से नियमित समीक्षा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि निविदा को वेबसाइट पर कब से जारी किया जाने लगा? बड़ा सिंपल सा सवाल है, बड़ा इजी सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से बताइए निविदा को वेबसाइट पर कब से जारी किया जाने लगा? कब से किया जाने लगा? याद करो दोस्तों, 2005 से नहीं, 2006 से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? याद है आपको किसके द्वारा तैयार की जाती है? जल्दी से बताइए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये है आपका कि स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन दोस्तों क्या है? बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों, हर जगह आपने देखा होगा। स्वच्छ भारत अभियान की टैग लाइन दोस्तों याद करो दोस्तों क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति कितने समय में अनुमोदन कर सकती है? याद करो दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति कितने समय में है जो कि अनुमोदन कर सकती है? कितने समय में? याद करो दोस्तों, 7 दिन। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका सदस्य बनने के अहिर्त व्यक्ति के बारे में प्रावधान किस धारा में है? याद करो दोस्तों किस धारा में है? जल्दी से बताइए, बड़ा इजी सवाल है। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अहिर्त व्यक्ति के बारे में प्रावधान किस धारा में है? याद करो दोस्तों किस धारा में? धारा 21। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापना क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत कौन है जो कि भू अधिग्रहण का अधिकारी होगा? याद करो दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत कौन है जो कि भू अधिग्रहण का अधिकारी होगा? कौन होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए कौन होगा? राज्य सरकार होगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए वहीं आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प का पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? जल्दी से बताइए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प का पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? याद करो दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा? नगर पालिका द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। 2 दिन से दोस्तों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए है जो कि आपकी क्लास नहीं ले पाया, माफ़ी चाहूँगा। और परीक्षा से पहले दोस्तों मैं हर हाल में है जो कि आपके कुल 30 मॉडल पेपर लूँगा, और है जो कि ये क्लासें आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और वहाँ पर है जो कि मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।